ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। काफी देर तक फोन पर खामोशी छाई रही। रंजीत यहाँ अपने कमरे में घूमते हुए फोन पर माँ साहब के आने का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक फोन पर खामोशी छाई रही। उसके बाद अचानक ही रंजीत के कानों पर एक भारी पहाड़ी औरत की आवाज पड़ी। माँ साहब ने रंजीत को फोन पर कहा, रंजीत, तुमसे कितनी बार कहा है कि बेफिजूल में ऐसे फोन मत किया करो। तुम्हें मैंने कोई स्कूल की पिकनिक पर नहीं भेजा है जो तुम बार बार अपनी माँ को फोन लगाकर बता रहे हो तुमने क्या खाया क्या पिया। इतना कहने के बाद माँ साहब चुप हो गयी और रंजीत के कहने का इंतजार करने लगी। माँ साहब की डांट सुनते ही रंजीत के चेहरे से ठंडा पसीना बहने लगा था। उसके हाथ पांव सून पड़ गए। रंजीत लगातार अपने कमरे में यहाँ वहाँ घूमते हुए अपने आप से कहने लगा, अरे मैं बेफिजूल में फोन क्यों करूँगा। मुझे आपको कुछ बताना था इसलिए फोन किया था, पर आप तो मुझे सच में छोटे बच्चे की तरह डांटने लगी। रंजीत ये कह ही रहा था, इतने में फोन के उस पार से माँ साहब की आवाज आई, कुछ कहना भी है या नहीं। ये सुनते ही रंजीत ने तुरंत कहा, माँ साहब, बात दरअसल ये है कि मैंने आपको सिर्फ इसलिए फोन किया है कि यहाँ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में गजब हो गया है। हमारा मोहरा मेरी नजरों के सामने से गायब हो गया है। मेरा मतलब है मोहरा अपने मिशन पर था और किसी भी वक्त हमारे हाथ जीत लग सकती थी। हमारे मोहरे ने लगभग वजीर को अपने कब्जे में कर लिया था, मगर आज अचानक ही राजा के वजीर ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसके बाद मोहरा होटल में नहीं आ रहा है। इतना सब बताने के बाद रंजीत चुप हो गया। उसे अब एहसास हो गया था कि माँ साहब इस बात को सुनकर कैसे रिएक्ट करेंगी। रंजीत अब माँ साहब के कहने का इंतजार करने लगा। रंजीत की बात सुनते ही माँ साहब ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, रंजीत, तुमसे कितनी बार कहा है कि अगर इशारे में बात करनी है तो सारी की सारी बात इशारे में करो। ये क्या किया, आधी बात इशारे में कहो और आधी बात खुलेआम। अगर तुमने होटल पैराडाइज इंटरनेशनल का नाम ले ही लिया है और फिर ये मोहरा राजा वजीर कहने की क्या जरूरत है। माँ साहब की बात सुनते ही रंजीत ने फिर से अपने सिर पर अपना हाथ दे मारा। रंजीत ने हड़बड़ाती हुई आवाज में माँ साहब से कहा, मुझसे गलती हो गई। मुझे लगा था कि वो शर्मिला और होटल आएगी और मैं बड़ी ही आसानी से शर्मिला पर नजर रख पाऊंगा। मैंने शर्मिला पर बड़ी ही मजबूती से पकड़ बना रखी थी, मगर पता नहीं अचानक ही सनी के बच्चे को क्या हो गया। उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। खुद तो जिंदगी और मौत के बीच झूला झूल रहा है, मगर मुझे लगता है उसकी वजह से शर्मिला कहीं गायब हो गई है। वो होटल में काम पर नहीं आती। अब हमने उसे जो हाई डाउट पर रखने को कहा था, मैं उस हाई डाउट पर भी गया था, पर मगर शर्मिला वहाँ भी नहीं थी। मगर माँ साहब, मैं हैरानी की बात तो ये थी कि उसका वो लुंगा लड़ला भाई भी वहाँ पर नहीं था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो लड़की अपने भाई को लेकर कहाँ चली गई। जब रंजीत तेज सांसें ले रहा था तब अचानक माँ साहब ने बड़े ही आराम से रंजीत को समझाते हुए कहा, रंजीत, तुम्हें क्या लगता है मैं इतने सालों से कानून और दुनिया की नजरों से मरने के बावजूद ये काला साम्राज्य ऐसी ही चला रही हूँ। हाँ, ये बात सही है कि मुझे तुम पर भरोसा है, मगर मुझे तुम पर पूरा भरोसा नहीं है। इसलिए तुम जैसे कई और भरोसेमंद लोगों को मैंने बाहर की दुनिया में अपना मोहरा बना कर रखा है, जो मेरे बुलावे पर कभी भी जमीन का सीना चीरकर बाहर निकलते हैं और मेरा काम करने के बाद वापस जमीन में चले जाते हैं। तुम्हें जरा भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम आराम से उस होटल में वक्त गुजारो, खाओ पियो, ऐश करो। मेरे मिशन पर मेरी पूरी नजर है। सही वक्त पर तुम्हें बता दिया जाएगा कि तुम्हें अगला कदम क्या उठाना है। तब तक वहीं पर रहकर मुफ्त की रोटी तोड़ो। ये बात रंजीत को कुछ खास पसंद नहीं आई थी। माँ साहब को रंजीत अच्छी तरह से जानता था कि माँ साहब हमेशा से ही अपनी प्लानिंग पूरी तरह से किसी को नहीं बताती थी। माँ साहब सोचती कुछ और थी, बताती कुछ और थी और उसका नतीजा कुछ और ही निकलता था। माँ साहब जो भी काम करवाया करती थी रंजीत से, वो कानून की नज़र में और दुनिया की नज़र में रंजीत की ही मास्टर प्लानिंग होती थी और इसीलिए रंजीत का शहर भर में और देश भर में काफी रुतबा था। मगर इसे रंजीत ही अच्छी तरह से जानता था कि वो महज माँ साहब के टुकड़ों पर पलने वाला एक पालतू कुत्ता था, जिसे जब जी चाहे माँ साहब अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया करती थी। माँ साहब और युवराज
रंजीत की काफी इंसल्ट किया करते थे और रंजीत हर बेइज्जती को हंसते हंसते बर्दाश्त किया करता था, क्योंकि वो जानता था कि माँ साहब और युवराज की पॉलिटिकल पावर की वजह से रंजीत अब तक जेल से बाहर था। वरना माँ साहब और युवराज ने जितने भी गलत काम किए थे वो सारे के सारे काम रंजीत के नाम पर हुए थे। अगर रंजीत ने माँ साहब और युवराज के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो हो सकता था कि माँ साहब फिर रंजीत को अगले ही दिन कानून के हवाले करवा दे। खुद रंजीत भी नहीं जानता था कि माँ साहब की पहुंच कहां कहां तक थी। मगर सालों तक जिंदा होने के बावजूद लोगों की नजरों में और कानून की नजरों में अपने आप को मरा हुआ साबित करना ये कोई आसान बात नहीं थी। माँ साहब ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम मनाली में ही रहना। मनाली में मौसम बहुत खराब होने वाला है, मगर तुम चिंता मत करना, हम तुम्हें कुछ होने नहीं देंगे। तुम हमारे खास आदमी हो, मगर अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी वफादारी निभाओ। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि पिछले कई सालों से युवराज को पार्टी की सबसे ऊंची गद्दी पर बैठाना चाहते हैं, मगर वो सन्याल का बेटा उस गद्दी को अपने बाप की जागीर समझ बैठा है। वक्त आ गया है सन्याल के बेटे को हमेशा हमेशा के लिए उस गद्दी से दूर कर देने का, जिसके लिए तुम्हारा वहाँ रहना बहुत जरूरी है। कुछ दिन वहीं पर रहो, तुम्हें वहाँ एक और बड़ा मिशन पूरा करना है। रंजीत ने जब माँ साहब की ये बात सुनी तो उसकी ये समझ में नहीं आ रहा था कि माँ साहब ने आखिर उसे होटल पैराडाइज इंटरनेशनल क्यों भेजा था। रंजीत को लग रहा था कि माँ साहब ने उसे होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वो शर्मिला पर नजर रख सके और शर्मिला को बार बार ये बता सके कि उसे अब मिशन जल्दी से जल्दी पूरा करना है। मगर इस वक्त माँ साहब ने रंजीत से जो कहा था उसके मुताबिक रंजीत को माँ साहब ने होटल में किसी और मकसद को लेकर ही भेजा था और माँ साहब के मुताबिक शर्मिला पर नजर रखने के लिए माँ साहब ने मनाली में किसी और को भेजा था। रंजीत खुद भी नहीं जानता था कि उसकी तरह कौन था जो माँ साहब की इशारों पर मनाली पहुंचा था। वहां होटल पैराडाइज इंटरनेशनल की प्रेसिडेंशियल स्वीट के टेरेस गार्डन में बैठी अनिका जितनी भी बार अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तब बार बार उसका यकीन पक्का होता जा रहा था कि ये आवाज अनिका ने पहले भी कभी सुनी थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने ये आवाज कहाँ सुनी थी। अनिका इस बात को लेकर भी हैरान थी कि बार बार उसकी माँ अनिका को किस नजदीक के खतरे से सावधान रहने के लिए कह रही थी। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि एक माँ अपने बच्चे की सेफ्टी के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती थी। जिस तरह अनिका को अपने तीनों बच्चों के लिए हर वक्त फिक्र होती रहती थी, उसी तरह अनिका जानती थी कि अनिका की माँ को भी अनिका की फिक्र होती रहती होगी और इसीलिए मरने के बाद भी अनिका की माँ ने अनिका के लिए ये रिकॉर्डिंग छोड़ी थी। अनिका की माँ ने रिकॉर्डिंग में ये तो कहा था कि अनिका को अपने नजदीकी खतरे से बचकर रहना है, मगर ये नहीं बताया था कि किससे बचकर रहना है और कैसे बचकर रहना है। अनिका धीरे से अपनी जगह से उठकर अपने बच्चों के बेडरूम के पास गई। अनिका ने जब धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला तो अनिका ने देखा कि रिया गहरी नींद में सोई हुई थी और बालकनी में बैठे अलेक्जेंडर और आर्यन चेस की गेम खेल रहे थे। दोनों के चेहरे पर काफी ज्यादा इंटेंशन नजर आ रहा था। दोनों भाइयों के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग शतरंज के गेम को बहुत ही ज्यादा सीरियसली ले रहे थे। अनिका अपने बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए धीरे से अनिका ने बेडरूम का दरवाजा बंद कर लिया। अनिका बार बार लिविंग रूम में यहाँ से वहाँ घूम घूम कर अपनी माँ की रिकॉर्डिंग बार बार सुनती रही, ताकि उसे रिकॉर्डिंग में अनिका को कोई ऐसी बात मिले जिसके जरिए वो अपने अतीत के साथ जुड़ सके। मगर उस जानी पहचानी आवाज के अलावा अनिका को कोई ऐसी बात याद नहीं आ रही थी जो उसे अपने अतीत के साथ जोड़ सके। इसी कारण से अनिका कई बार झल्ला गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किसकी मदद ले। कुछ देर बाद अनिका धीरे से अपने बेडरूम की ओर गई और बेडरूम का दरवाजा खोला। जब उसने खोलकर देखा तो अनिका ने देखा कि रोहित गहरी नींद में अपने बिस्तर पर सोया हुआ था। रोहित के चेहरे को देखकर अनिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो रोहित को क्या समझे। रोहित एक जिम्मेदारियां निभाने वाला बाप, एक भाई, एक पति, एक बेटा था। वहीं रोहित की जिंदगी से कई ऐसी बातें जुड़ी थी जो इतनी आसानी से समझ नहीं आ सकती थी, खासकर अनिका के लिए जो याददाश्त खोने के बाद इस दुनिया के तौर तरीके सीखने में अभी काफी नई थी। अनिका धीरे धीरे दुनिया को और दुनिया वालों को समझने की कोशिश कर रही थी, मगर अनिका खुद भी नहीं जानती थी कि ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। अनिका की सिचुएशन इस वक्त ठीक उस छोटे बच्चे की तरह थी जो माँ बाप से बिछुड़कर भीड़ में कहीं खो गया था। उसे ये तो पता था
कि उसके आसपास खड़े लोग उसकी प्रजाति के इंसान थे, मगर उनमें से कोई चेहरा जाना पहचाना नहीं था। कोई ऐसा हाथ नहीं था जिसका भरोसा करके वो उसकी उंगली पकड़कर आगे चल सके। अगर कुछ था तो सिर्फ ये भरोसा कि आसपास खड़े लोग अपने थे और कभी न कभी कोई न कोई उस माँ पापा से बिछड़े बच्चे को अपने माँ बाप तक जरूर पहुंचा कर रहेगा। वैसे तो अनिका काफी बेचैन हो रही थी ये जानने के लिए कि जो आवाज उसने रिकॉर्डिंग में सुनी थी वो आवाज उसने कहाँ सुनी थी, मगर वो जानती थी कि उसके लिए उस आवाज के तह तक पहुंचना इतना आसान नहीं होने वाला था। जो औरत सालों पहले इस दुनिया से जा चुकी थी, उस औरत की आवाज अनिका को कुछ ही दिनों पहले सुनी हुई लग रही थी। लोग इतनी आसानी से अनिका की बातों पर यकीन नहीं करने वाले थे, मगर अनिका को यकीन था कि वो जो सोच रही थी वो बिल्कुल सही था। ये आवाज जो अनिका की माँ ने सालों पहले रिकॉर्ड की थी, वो आवाज ठीक उस आवाज के साथ मैच होती थी जो अनिका ने कुछ ही दिन पहले सुनी थी। जिंदगी की काफी बड़ी कश्मकश से गुजर रही अनिका ने सोचा कि कुछ देर के लिए वो भी रोहित के बगल में लेटकर आराम कर ले, मगर अनिका जैसे ही बिस्तर पर बैठने गई, अनिका ने देखा कि रोहित के बगल में पड़ा रोहित का फोन वाइब्रेट होने लगा। रोहित की नींद खुल न जाए इसलिए अनिका जल्दी से रोहित के पास गई और फोन रोहित के सिरहाने से हटा लिया। अनिका अच्छी तरह से जानती थी कि रोहित अभी थका हारा वापस लौटा था। सनी के साथ जो कुछ भी हुआ था उसके बाद रोहित मेंटली भी काफी डिस्टर्ब था और अनिका भी चाहती थी कि रोहित कुछ देर के लिए आराम कर ले। मगर जब अनिका ने रोहित का फोन हाथ में लिया तो वो ये देखकर चौंक गई कि रोहित के मोबाइल फोन पर इंस्पेक्टर गेरीवाल का नंबर फ्लैश हो रहा था। इंस्पेक्टर गेरीवाल का नंबर फोन के स्क्रीन पर देखकर अनिका की आंखें चौड़ी हो गई। वो कभी रोहित को देखती तो कभी फोन स्क्रीन की ओर। रोहित गहरी नींद में सोया हुआ था। फोन बार बार बजकर डिस्कनेक्ट हो जाता था, मगर कुछ ही सेकेंड बाद इंस्पेक्टर गेरीवाल फिर से रोहित को कॉल लगाकर रोहित से कांटेक्ट करने की कोशिश करता। ये सिलसिला बार बार लगातार चलता रहा। अनिका काफी हैरानी से फोन स्क्रीन की ओर नंबर को फ्लैश होते हुए देखती रही। फिर अचानक अनिका ने फोन का रिसीवर बटन दबा दिया और फोन को रिसीव कर लिया। अनिका ने पहले भी कई बार देखा था कि इंस्पेक्टर गेरीवाल रोहित को कॉल किया करता था, मगर अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित इंस्पेक्टर गिरीवाल जैसे आदमी के साथ फोन पर क्या बातें करता था। और अनिका ये भी अच्छी तरह से जानती थी कि इंस्पेक्टर गिरीवाल किस किस्म का करप्ट ऑफिसर था, मगर ऐसे करप्ट ऑफिसर का रोहित के साथ क्या तालमेल था ये अनिका जानना चाहती थी। अनिका जो अब इस दुनिया को अच्छी तरह से समझ नहीं पाई थी, उसके लिए लोगों को पहचानने का सीधा साधा हिसाब था। अगर कोई इंसान गलत इंसान का साथ देता है तो जरूर वह इंसान भी अपने साथी की तरह गलत होगा, और अगर कोई इंसान किसी सही इंसान का साथ देता है तो वह भी सही होगा। और जिस रोहित की उसके घर वाले और परिवार वाले इतनी तारीफ किया करते थे, वह किसी बेईमान इंसान का साथ देता है तो जरूर रोहित भी उन लोगों में से है जो लोगों को दिखाने के लिए कुछ और मुखौटा पहनते हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। अनिका जानना चाहती थी कि अनिका के बच्चों का बाप किस तरह का इंसान था। अनिका अब तक इतना तो अच्छी तरह से जानती थी कि इंस्पेक्टर गिरीवाल कुसुम के केस को दबाने की कोशिश कर रहा था, मगर कुसुम के इस केस के साथ रोहित का क्या ताल्लुक था अनिका भी जानना चाहती थी कि क्या रोहित भी सचमुच कुसुम के केस को दबाने के लिए इंस्पेक्टर गिरीवाल का साथ दे रहा था, या फिर बात पूरी उल्टी थी कि इंस्पेक्टर गिरीवाल रोहित का साथ दे रहा था या कुसुम का केस दबाने के लिए। कुछ देर अपने मन ही मन को सोचने के बाद अनिका ने जब रिसीव बटन दबा दिया, अनिका ने जब फोन को अपने कानों पर लगाया तो इंस्पेक्टर गिरीवाल की आवाज अनिका के कानों पर पड़ी। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, सर देखिए, आपका काम करना तो बहुत मुश्किल है, हो सकता है कि फीस कुछ और भी ज्यादा बढ़ जाए। मैं जानता हूँ कि हम कितनी भी फीस मांग ले, आप जैसे बड़े बड़े लोगों के लिए हमारी फीस काफी मामूली रकम होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम रास्ते चलते हुए मूंगफली या चने खरीदते हैं। 5-10 लाख रुपए यहाँ वहाँ बांट देना आप लोगों के लिए बिल्कुल उसी के बराबर है। इंस्पेक्टर गिरीवाल की ये सारी बातें अनिका को बहुत अजीब लग रही थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने खुद अभी अभी अपने मुंह से कबूल किया था कि वो रोहित से पैसे लेता था, मगर अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि रोहित किस बात के पैसे दे रहा था इंस्पेक्टर गिरीवाल को, और इंस्पेक्टर गिरीवाल रोहित के साथ इस तरह की बातें क्यों कर रहा था।
अनिका ने खुद अपनी आंखों से रोहित के बेडरूम में उसी तरह की शराब की बोतल देखी थी, जिस तरह की शराब की बोतल उसने एविडेंस ट्रे में देखी थी। जो सिगार के टुकड़े एविडेंस ट्रे में नजर आ रहे थे, उसी तरह के सिगार के टुकड़े अनिका ने उस वक्त रोहित के बेडरूम में देखे थे, जब वो बच्चों के साथ बच्चों के बेडरूम में सोई हुई थी। जब इंस्पेक्टर ग्रेवाल को एहसास हुआ कि रोहित काफी देर तक किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था, तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ जरूर है। इंस्पेक्टर ग्रेवाल ने फोन पर धीमी आवाज में कहा, सर, सब कुछ ठीक है ना? अगर आपके आसपास कोई है तो मैं बाद में फोन करता हूँ। इंस्पेक्टर ग्रेवाल की मन की बात सुनने के बाद भी अनिका फोन पर खामोश रही। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो इंस्पेक्टर ग्रेवाल के साथ क्या बात करे। जब काफी देर बाद फोन पर खामोशी छाई रही तो इंस्पेक्टर को लगा कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ थी। इसलिए इंस्पेक्टर ग्रेवाल ने तुरंत अपना फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इंस्पेक्टर ग्रेवाल ने जिस तरह से फोन डिस्कनेक्ट किया था, ये सब कुछ देखकर अनिका का शक और भी ज्यादा बढ़ गया था। ये बात अब अनिका की समझ से बाहर हो चुकी थी कि आखिर ये रोहित किस तरीके का इंसान था और इंस्पेक्टर ग्रेवाल जैसे आदमी के साथ मिलकर वो क्या करना चाहता था। अनिका ने सोच लिया था कि इंस्पेक्टर ग्रेवाल और रोहित के राज से वो पर्दा जरूर उठाकर रहेगी। वो किसी भी हालत में कुसुम के साथ किसी भी तरह की नाइंसाफी ना होने देगी। अनिका ने ये सोच ही लिया था कि वो रोहित को जगाकर सारे सवालों का जवाब मांगेगी, मगर तभी अचानक अनिका के मोबाइल फोन पर करण गुलेरिया का नंबर फ्लैश होने लगा। करण गुलेरिया का नंबर देखकर अनिका चौंक गई। अनिका को पता ही नहीं चल रहा था कि जिस इंसान की कोई यादें उसके जहन में नहीं थी, उस पिता के साथ वो किस तरह से बातें करे। अनिका करण गुलेरिया की आंखों में अपने लिए काफी इमोशंस देख चुकी थी और अनिका उन्हें बिल्कुल अनजाना समझकर उनके इमोशंस को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। अनिका की समझ में नहीं आ रहा था कि वो फोन उठाकर करण गुलेरिया के साथ किस तरह बातें करे। बेडरूम के टेरेस गार्डन की ओर जाकर अनिका ने कॉल रिसीव किया। जैसे ही अनिका ने कॉल रिसीव किया, करण गुलेरिया ने अनिका से कहा, बेटा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम इस वक्त अपनी ही जिंदगी की उलझनों में उलझी हुई हो और इस वक्त अपने अतीत से जुड़ने के लिए अपने परिवार के साथ सिर्फ इसलिए शहर से इतनी दूर गई हो ताकि तुम कुछ वक्त सुकून के साथ अपने परिवार के साथ रह सको। मगर मुझे माफ कर देना बेटा, बात ही कुछ ऐसी थी कि मैंने सोचा तुम्हें एक बार कॉल कर लूं। अनिका तो ये भी नहीं जानती थी कि याददाश्त खोने से पहले वो करण गुलेरिया को क्या कहकर पुकारती थी, पापा या डैड या पिताजी। मगर अनिका अच्छी तरह से जान चुकी थी कि इतने टाइम में कि अगर कोई इमरजेंसी ना होती तो करण गुलेरिया ने कभी इस तरह से अनिका को कॉल नहीं किया होता। अनिका ने बड़ी ही धीमी और सॉफ्ट आवाज में करण गुलेरिया से कहा, कहिए पापा, क्या काम है? अनिका के मुंह से ये शब्द सुनते ही कुछ सेकंड के लिए फोन पर खामोशी छाई रही। अनिका भी अच्छी तरह से जानती थी कि करण गुलेरिया के लिए भी शायद ये पल काफी इमोशनल था। याददाश्त खोने के बाद अनिका ने पहली बार करण गुलेरिया को पापा कहकर पुकारा था। फोन पर कुछ देर खामोश रहने के बाद करण गुलेरिया ने बात आगे बढ़ाते हुए अनिका से कहा, देखो बेटा, तुम जब से यहाँ से गई थी तब तुम्हें इतना तो पता था कि श्रेया की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी। आकाश के जाने के बाद श्रेया पूरी तरह से टूट चुकी है। हम सबने उसे संभालने की बहुत कोशिश की है, मगर श्रेया को संभालना अब शायद हमारे बस की भी बात नहीं है। आकाश के जाने के बावजूद श्रेया को लगता है कि आकाश उसके साथ ही है। वो आकाश के साथ बातें करती है। इतना कहने के बाद करण गुलेरिया ने अनिका से आगे कहा, श्रेया का दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा और इसी वजह से श्रेया की मेंटल कंडीशन लगातार काफी बिगड़ती जा रही है। यहाँ तक कि कल बालकनी की रेलिंग के पास खड़ी श्रेया आकाश के साथ बातें कर रही थी। पिंकी अपने बेडरूम से ही सब कुछ अच्छी तरह से देख पा रही थी। पिंकी लगातार आंसू बहा रही थी, मगर तभी अचानक पिंकी ने देखा कि आकाश के साथ बातें करती हुई श्रेया अचानक रैली के उस तरफ मुड़ गई और श्रेया को देखकर ऐसा भी लग रहा था जैसे उसे किसी तरह का होश नहीं था। वो आकाश के साथ बातें कर रही थी। उसे ये तक नहीं पता था कि वो उस वक्त कहाँ खड़ी थी और क्या कर रही थी। श्रेया मन ही मन आकाश को तरह तरह की जगहों पर इमेजिन करती है और उसी इमेजिनेशन को वो सच मानकर आकाश का पीछा करने लगती है। घर से ऑफिस में तो वो ऐसा करती ही है, मगर रेलिंग पर खड़ी श्रेया को लगा कि आकाश रेलिंग के उस तरफ खड़ा होकर श्रेया के साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था।
और इसीलिए श्रेया ने भी अपना एक कदम रेलिंग के ऊपर रख दिया और जैसे ही श्रेया अपना दूसरा कदम उठाने वाली थी, नन्ही सी पिंकी दौड़कर श्रेया के पास गई और अपने शरीर की पूरी ताकत लगाकर अपनी मां को रेलिंग के इस तरफ खींचने की कोशिश की। इतना कहते कहते करण गुलेरिया चुप हो गए। वो भावुक हो गए थे। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो जो कुछ भी अनिका से कह रहे थे अनिका को समझ भी आ रहा था या नहीं। अनिका खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। तभी करण गुलेरिया ने आगे कहा, अगर पिंकी वक्त पर ना पहुंचती और श्रेया को होश में नहीं लाती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। हमने डॉक्टर को घर बुलाया और उसे पूरी बात समझाई, मगर डॉक्टर का भी यही कहना है कि जब तक श्रेया को इस बात का एहसास नहीं होता कि आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मगर वो किसी की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर आकाश के बाद उसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी पर भरोसा था तो वो तुम थी, और अब वो जान चुकी है कि तुम अपनी याददाश्त खो बैठी हो और इसीलिए तुम भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये बात उसके दिल में घर कर चुकी है। अनिका अपने पापा करण गुलेरिया की बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान थी। उसे श्रेया के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था, मगर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से अपनी बहन जैसी सहेली की मदद करे। हालांकि ना तो उसे श्रेया के साथ कोई संबंध याद था और न ही आकाश के साथ कोई फीलिंग्स अनिका के दिल में थी, मगर श्रेया की आंखें देखकर अनिका ये जान चुकी थी कि श्रेया इस वक्त क्या हालत में थी और वो किस दौर से गुजर रही थी। यहाँ तक कि अनिका ने रोहित से भी कह दिया था कि वो दिल्ली लौटने के बाद श्रेया के साथ गुलेरिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ज्वाइन करना चाहती है। श्रेया की बिगड़ती हुई मेंटल हालत देखकर ही कहीं न कहीं अनिका ने ये फैसला लिया था। अनिका चाहती थी कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त श्रेया के साथ गुजारे ताकि श्रेया को अकेलापन महसूस न हो। मगर मनाली के बाद एक जो हादसे हो रहे थे, अनिका के लिए मनाली को छोड़कर जाना भी इस वक्त बेहद मुश्किल था। जब करण गुलेरिया ने देखा कि काफी वक्त तक अनिका फोन पर खामोश रही तो अनिका के कंफ्यूजन समझते हुए करण गुलेरिया ने अनिका से कहा, देखो बेटा, मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ कि तुम इस वक्त चाह कर भी श्रेया की कोई मदद नहीं कर सकती, मगर पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि अगर तुम श्रेया का साथ दोगे तो श्रेया जरूर ठीक हो जाएगी। जब आकाश श्रेया की जिंदगी से कुछ सालों के लिए चला गया था तब तुम ही श्रेया का सहारा बनी थी, और आज फिर एक बार जब आकाश हमेशा हमेशा के लिए श्रेया की जिंदगी से चला गया है तब श्रेया को तुम्हारी जरूरत है। इतना कहने के बाद करण गुलेरिया ने थोड़ी अटकती हुई आवाज में कहा, पता नहीं किस मुंह से तुमसे मदद मांगूं। बस मेरी एक प्रार्थना है तुमसे बेटा, जब भी तुम वापस आओ श्रेया को अपने साथ ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करना। याददाश्त खो चुकी अनिका भी काफी गिल्ट महसूस कर रही थी। वो इतनी मुश्किल घड़ी में अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ खड़ी नहीं थी, मगर अनिका भी काफी मजबूत थी। मायूस और हताश करण गुलेरिया ने कुछ देर के बाद अनिका से कहा, ठीक है, यू टेक केयर। हमने अच्छे से अपने साइकोलॉजिस्ट की मदद से श्रेया की ट्रीटमेंट करने की कोशिश की है। अब तक तो कोई ट्रीटमेंट श्रेया को ये नहीं समझ पाई है कि श्रेया जिस दिन रात इंतजार कर रही वो वापस लौटकर अभी कभी नहीं आने वाला। ऐसे वक्त में अगर इस दुनिया में किसी डॉक्टर पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है तो वो है डॉक्टर अमृता, यानी कि तुम। मगर मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द तुम्हारे अंदर बसी डॉक्टर अमृता वापस आएगी और फिर से पेशेंट के मुश्किल से मुश्किल केस को आसानी से सुलझा दिया करेगी। ये कहने के बाद जैसे ही करण गुलेरिया कॉल डिस्कनेक्ट करने लगे तभी अचानक ही अनिका ने करण गुलेरिया से कहा, रुकिए पापा। अनिका की आवाज सुनते ही करण गुलेरिया ने कहा, हाँ अनिका, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? अनिका कुछ सेकंड तक फोन पर खामोश रही। अनिका सोच ही रही थी कि उसे जो बात करण गुलेरिया से कहनी थी वो कैसे कहे। कुछ देर बाद अपने मन ही मन में सोचते हुए अनिका ने आखिरकार हिम्मत करके करण गुलेरिया को कहा, क्या आप किसी वकील को जानते हैं जो एक बेहद मुश्किल केस में मेरी मदद कर सके? अनिका की ये बात सुनकर करण गुलेरिया हैरान रह गए थे। करण गुलेरिया को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बेटी को किसी वकील की जरूरत क्यों पड़ी थी, और वो भी खास करके तब जब वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन मनाने गई थी। करण गुलेरिया ने हैरान होते हुए अनिका से पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम्हें अचानक किसी वकील की क्या जरूरत पड़ी? तुम अगर किसी तरह की तकलीफ में हो तो मैं अभी वहाँ पर आ जाता हूँ।
जैसे ही करण गुलेरिया ने ये बात कही, अनिका ने करण गुलेरिया को रोकते हुए कहा, नहीं नहीं पापा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अनिका जानती थी कि वो अपने पापा को सच सच कुछ नहीं बता सकती थी, क्योंकि सच तो वो भी नहीं जानती थी कि अनिका इस वक्त रोहित के बारे में क्या फील कर रही थी। अनिका की सालों पहले मर चुकी माँ की आवाज अनिका के जहन में क्यों घूम रही थी, और कुसुम के केस से रिलेटेड कोई भी बात अनिका इस वक्त करण गुलेरिया के साथ शेयर करके उन्हें बिना किसी भी ठोस वजह के परेशान नहीं करना चाहती थी। जब अनिका को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करण गुलेरिया के सामने क्या बहाना बनाए, तो सीधी सीधी बात करते हुए अनिका ने करण गुलेरिया से कहा, देखिए पापा, इस वक्त आप ये मत पूछिए कि मुझे वकील किस लिए चाहिए। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ कोई है जो गरीब है, बेसहारा है, जिसे एक वकील की सख्त जरूरत है। क्या आप मुझे कोई ऐसा वकील दे सकते हैं जो मेरी इस जंग को कॉन्फिडेंशियली लड़ सके, बिना किसी से कहे, बिना किसी से जिक्र किए। ये सुनकर करण गुलेरिया पूरी तरह से चौंक गए। उनको पहले तो कुछ समझ नहीं आया, फिर वो मन ही मन कुछ सोचने लगे। कुछ देर तक मन ही मन सोचने के बाद करण गुलेरिया ने अनिका से कहा, ठीक है बेटा, मैं अभी एक वकील वहाँ पर भिजवा देता हूँ, और तुम फिक्र मत करना, तुम्हारा जो भी काम है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखेगा। यहाँ तक कि वो मुझे भी नहीं बताएगा। जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक मैं ये जानने की कोशिश भी नहीं करूँगा कि तुम्हें एक वकील अचानक क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि मुझे आज भी तुम पर उतना ही भरोसा है जितना पहले था। जैसे जैसे करण गुलेरिया अनिका के बारे में बातें करते जा रहे थे, अनिका को खुद पर गिल्ट महसूस हो रहा था। अनिका ये अच्छी तरह से जानती थी कि लोगों का अनिका पर बहुत भरोसा था। हर कोई अनिका पर आंख बंद करके भरोसा करता था, चाहे वो करण गुलेरिया हो या श्रेया। मगर अनिका को अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी कि अनिका उन लोगों की मदद करना चाहते हुए भी उन लोगों की मदद नहीं कर पा रही थी। अनिका वो पुरानी वाली अनिका नहीं रही थी, वो डॉक्टर अमृता नहीं रही थी, जो चुटकी बजाकर पेशेंट को मौत के मुंह से बाहर खींच निकालती थी। डॉक्टर अमृता किसी जादूगर से कम नहीं थी, वो हर बीमारी को आसानी से दूर कर देती थी। हालांकि अनिका ने अपने बारे में जो भी कहानियां सुनी थी, अनिका खुद भी चाहती थी कि जल्द से जल्द अनिका फिर से लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाए, जिसके लिए अनिका को अपने अतीत के साथ जुड़ना बहुत जरूरी था। तभी अचानक से करण गुलेरिया को अनिका ने कहा, थैंक यू पापा। अनिका की बात सुन एक पल के लिए करण गुलेरिया खामोश हो गए। फोन डिस्कनेक्ट होने से पहले करण गुलेरिया ने अनिका से कहा, उस वकील को मैं होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में ही भिजवा देता हूँ, उसकी बुकिंग मैं करवा दूंगा। वहाँ पहुँचने के बाद वो तुम्हें कॉल करके कांटेक्ट कर लेगा। ये वकील एक बहुत ही होनहार वकील है, उम्र में ज़्यादा नहीं है, तकरीबन तुम्हारी उम्र का है। मगर आकाश को इस लड़के पर बेहद भरोसा था, और आकाश को जिस पर भरोसा था उस सब पर मेरा भरोसा है, और तुम भी आंख बंद करके उन लोगों पर विश्वास कर सकती हो। करण गुलेरिया की बात पूरी करने के बाद अनिका ने करण गुलेरिया से कहा, ओके थैंक यू पापा। करण गुलेरिया का फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद टेरेस गार्डन में खड़ी अनिका मुड़कर पीछे बिस्तर पर लेटे रोहित की ओर देखने लगी थी। रोहित गहरी नींद में सोया हुआ था। रोहित का चेहरा देखकर अनिका को ऐसा लग रहा था जैसे काफी देर तक पढ़ाई करने के बाद कोई बच्चा अपनी एग्जाम पूरी करके सोया था। रोहित का मासूम चेहरा देखकर अनिका भी सोच में पड़ गई कि क्या अनिका के दिल में उठ रहे रोहित के लिए शक सही था। कहीं न कहीं अनिका भी ये प्रार्थना करने लगी थी कि रोहित पर जो भी शक अनिका को हो रहे थे वो सारे के सारे सब गलत साबित हो, और रोहित वही इंसान साबित हो जैसा परिवार के लोग उसे समझते थे। बच्चों के बेडरूम में जब रिया ने अपनी आंखें खोली तब रिया को एहसास हुआ कि शाम होने वाली थी। अपने भाइयों को टेरेस गार्डन में बैठकर शतरंज खेलते हुए देखकर रिया अपनी जगह से उठकर टेरेस गार्डन में गई और अपने भाइयों से कहने लगी, ये क्या, तुम दोनों हमेशा ही बोरिंग से गेम खेलते रहते हो। मुझे तो गेम खेलने से कितना रोकते हो, डांटते हो, यहाँ तक कि मॉम डैड को मेरी चुगली भी करते हो। क्या मैं तुम दोनों की चुगली करूं कि तुम दोनों भी दिन रात इतनी बोरिंग सी गेम खेलते रहते हो। रिया की बात सुनकर एलेक्जेंडर ने रिया से कहा, अरे ये कोई बोरिंग गेम नहीं है, ये चेस की गेम है, तुम्हें भी खेलनी चाहिए, इससे इंसान की मेंटल एक्सरसाइज होती है। अपने भाई की बात सुनते ही रिया ने कहा, हाँ तुम दोनों की बात तो बिल्कुल सच है,
तुम दोनों को सचमुच मेंटल एक्सरसाइज करने की बहुत जरूरत है। सीधी सीधी बातें तो तुम्हें नहीं समझ में आती, उल्टा मुझको पागल समझने लगते हो। अगर तुम दोनों ये सोच रहे हो कि मैं गेम खेल खेल के पागल हो गई हूँ, तो मैं तुम लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये बात भी साइंटिफिकली प्रूवन है कि जो बच्चे ज्यादातर वीडियो गेम खेलते हैं उनका दिमागी विकास बाकी बच्चों के मुकाबले कुछ ज्यादा तेजी से होता है। इस चेस के मुकाबले मेरी बैटलफील्ड गेम कितनी ज्यादा मुश्किल है ये तो तुम्हें पता ही नहीं है। इतना कहने के बाद रिया ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा, तुम तो यहाँ पर एक दूसरे के सामने इस नकली घोड़े, हाथी, ऊंट के साथ खेलते हो, मगर लाइव स्ट्रीमिंग करते वक्त हमें खुद को अपने हाथ में जॉयस्टिक पकड़ के दुश्मनों के साथ बिल्कुल इसी तरह लड़ना पड़ता है जैसे हम सचमुच हमारे हाथ में मशीन गन पकड़कर दुश्मनों के बीच किसी बैटलफील्ड में लड़ रहे हों। एक छोटी सी गलती भी दुश्मन की गोली तुम्हारे आर पार कर सकती है और वहीं पर गेम ओवर। रिया की इस पूरी बात को सुनने के बाद दोनों भाई एक दूसरे को ताज्जुब से देखने लगे। दोनों भाई मन ही मन सोच रहे थे कि जो भी कहा जाए, आखिरकार रिया की बात तो सही थी। चेस की गेम हो या रिया की वीडियो गेम जिसका नाम था बैटलफील्ड, दोनों एक ही चीज सिखाती थी कि बैटलफील्ड में किस तरह अपने दुश्मनों के साथ लड़ा जाना चाहिए और किसकी गेम ज्यादा सही है या किसकी गेम ज्यादा गलत है, इसका फैसला तो इंसान के पर्सपेक्टिव पर होता है। आर्यन और एलेक्जेंडर दोनों के लिए ही शतरंज की गेम ही सबसे अच्छी गेम थी। आर्यन और एलेक्जेंडर के चेहरे पर खामोशी देखकर रिया समझ गई थी कि उसके दोनों भाई रिया की बातों से कन्विंस नहीं थे, मगर अपनी बहन से दोनों इतना प्यार करते थे कि दोनों अपनी बहन के सामने किसी भी तरह की आर्गुमेंट भी नहीं करना चाहते थे। दोनों भाइयों को अपनी बात समझाते हुए रिया ने कहा, देखो, तुम्हें जो गिलास आधा खाली नजर आता है, मुझे वही आधा भरा हुआ नजर आता है। दोनों भाइयों ने पहले तो रिया की बात अच्छी तरह से सुनी। उसके बाद जैसे ही रिया की बात पूरी हुई, एलेक्जेंडर ने चेस के बोर्ड पर एक मोहरा आगे बढ़ाते हुए रिया की ओर देकर कहा, रिया, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सच है, मगर तुम भी हमारी बात समझने की कोशिश करो। चाहे तुम्हारी कोई भी थियरी हो, चाहे इंटरनेट पर रिसर्च कुछ भी कहता हो, मगर इस दुनिया में एक ही शक्ल के दो लोग नहीं एग्जिस्ट कर सकते। चाहे वो क्वांटम फिजिक्स की बात हो या टाइम ट्रेवल की, चाहे लोगों ने काफी रिसर्च की हो इन सब बातों पर, मगर रियल लाइफ के साथ अब तक इन सब चीजों का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है फ्यूचर जनरेशन इन सारी बातों को सच साबित कर दे। हो सकता है बड़ी होकर शायद तुम ही ऐसी कोई मशीन बना दो जो पूरी की पूरी दुनिया की शक्ल ही बदल कर रख दे, मगर इस वक्त ना तो कोई ऐसी मशीन मौजूद है जो इंसान को एक वक्त से दूसरे वक्त में ले जा सके, और ना ही क्वांटम फिजिक्स के जरिए इस दुनिया में कोई साबित कर सकता है कि एक ही इंसान एक ही वक्त पर दो जगह पर दिख सकता है। रिया को अपने भाई की बात सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो एलेक्जेंडर को कैसे समझाए कि उसने अपनी आंखों से जो चीज देखी थी उसे वो कैसे झूठ मान ले। और रिया अच्छी तरह से समझ गई थी कि ये वक्त वो नहीं था जब वो उसके भाई के साथ लड़ झगड़ कर उसे अपनी बात मनवाती थी, मगर ये मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस था। नॉर्मली जब भी रिया किसी भी तरह की जिद करती और उसके भाई उसकी जिद पूरी नहीं करते, तो रिया उनसे आर्गुमेंट करके भी अपनी जिद मनवा कर रहती थी। पर रिया जानती थी कि उसके भाई मन ही मन उसे कितना प्यार करते थे और रिया की जिद के आगे जरूर झुक जाएंगे, मगर इस बार बात कुछ और ही थी। उसके दोनों भाइयों को ऐसा लगता था कि गेमिंग करने की वजह से रिया वर्चुअल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड के बीच का भेद भूल चुकी थी, मगर ये उन दोनों के सामने रिया साबित करना चाहती थी। रिया ने काफी देर तक मन ही मन कुछ सोचने के बाद एलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, देखो एलेक्जेंडर, तुम इतना तो जानते हो ना कि हर बार हम जो सोचते हैं, हमें जो नजरिया सही लगता है वो सही नजरिया नहीं होता। हो सकता है कि हम जो चीज देखते हैं उसका एक और पॉइंट ऑफ व्यू हो। एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों जानते थे कि रिया जिंदगी में पहली बार इस तरह से सीरियस बातें कर रही थी, इसलिए रिया की बातों में इंटरेस्ट दिखाते हुए आर्यन ने रिया से कहा, बिल्कुल सही है, जैसे कि अभी अभी तुमने अपनी वर्चुअल गेम के बारे में समझाया। मैं और एलेक्जेंडर वर्चुअल गेमिंग की पसंद नहीं करते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वर्चुअल गेमिंग इज वेस्ट ऑफ टाइम, मगर जिस तरह अभी तुमने समझाया कि वर्चुअल गेमिंग की वजह से बच्चों के दिमाग का विकास ज्यादा तेजी से हो सकता है, ये बात भी मैं मानता हूँ।
इससे पहले कि आर्यन अपनी बात आगे बढ़ा सकता, रिया ने आर्यन की बात पकड़ते हुए आर्यन से कहा, एग्जैक्टली जिस तरह उस दिन मुझे बॉल लगी थी और शायद हम लोगों को लगा कि वो बॉल जानबूझकर उस लड़के ने मुझे मारी थी, मगर हो सकता है कि वो बॉल उसने मुझे ना मारी हो, वो खेल रहा हो और गलती से वो बॉल मुझे आकर लग गई थी। जब रिया ने अपने भाइयों से ये बात कही तो दोनों भाई हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। एलेक्जेंडर को अभी भी याद था कि जब उसने अपनी बहन के चेहरे पर इतना गहरा निशान देखा तो एलेक्जेंडर अपने गुस्से पर काबू खो बैठा और एलेक्जेंडर ने बिना सोचे समझे मिट्ठू को सीधा जमीन पर पछाड़ दिया था। एलेक्जेंडर और आर्यन की समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक रिया को वो वाकया कैसे याद आ गया था, मगर किसी तरह उस पूरे इंसिडेंस को एक बार फिर से सोचने के बाद एलेक्जेंडर ने रिया से कहा, ये तुम क्या कह रही हो? इसमें पॉइंट ऑफ व्यू की कहाँ बात आ गई? उस लड़के ने जानबूझकर तुम्हें गेंद मारी थी और तुम्हें तुम्हारी फ्रेंड ने भी तो देखा था जो उस वक्त तुम्हारे पीछे खड़ी थी। एलेक्जेंडर की बात पूरी होते ही रिया ने कहा, अगेन पॉइंट ऑफ व्यू। शायद उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस लड़के ने मुझे गेंद मारी थी, मगर हमने कभी उस लड़के का पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश ही नहीं की। जैसे ही रिया ने ये बात कही, आर्यन और एलेक्जेंडर दोनों खड़े हो गए। एलेक्जेंडर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रिया से कहा, तुम कहना क्या चाहती हो रिया? रिया ने अपने दोनों भाइयों के पास जाते हुए कहा, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे यकीन है कि मैंने उस पुरानी गुलेरिया हाउस की छत पर मम्मा को देखा था और मैं ये दावा भी नहीं करती कि मैंने जिसे देखा था वो मम्मा ही थी। न ही मैं ये बात भी सिरोटी से कह सकती हूँ कि मैंने जिसे देखा था वो नानी माँ थी, मगर मैंने मम्मा का चेहरा वहाँ पर देखा था, ये बात सच है और मैं किसी तरह ये बात दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ। क्या तुम दोनों ये काम करने में मेरी मदद करोगे? रिया की यह बात सुनकर उसके दोनों भाई हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे थे। अपनी छोटी बहन की बात सुनकर दोनों भाई हैरान हो गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि रिया उससे क्या कहना चाहती थी। हैरान आर्यन ने रिया की ओर देखकर पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो रिया? हम तुम्हारी इस काम में कैसे मदद कर सकते हैं? हमने तो उस दिन कुछ भी नहीं देखा था। इतना कहने के बाद आर्यन रिया की ओर देखने लगा। आर्यन की बात सुनने के बाद एलेक्जेंडर ने हाँ में सिर हिलाया। एलेक्जेंडर को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी वही बात कहना चाहता था जो आर्यन ने कही थी। वहीं आर्यन की बात सुनने के बाद रिया ने दोनों भाइयों की ओर देखते हुए कहा, उस दिन तुम दोनों ने भले ही कुछ ना देखा हो, मगर अब तो देख सकते हो। ये कहने के साथ ही रिया एक उम्मीद भरी नजरों से दोनों भाइयों को देखने लगी। एलेक्जेंडर और आर्यन दोनों के चेहरे पर हैरानी थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। आर्यन और एलेक्जेंडर के लिए रिया की बातें काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग होने लगी थी। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बहन को कहे तो क्या कहे। आर्यन और एलेक्जेंडर दोनों ही जिस शतरंज के बोर्ड के पास खड़े थे वहां से उठकर रिया के पास आकर खड़े हो गए। दोनों बड़े ही ध्यान से अपनी बहन की बात सुन रहे थे। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रिया ने अपने दोनों भाइयों की ओर देखकर कहा, देखो हम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं। तुम तुम्हारी जगह पर सही हो, मैं अपनी जगह पर सही हूँ, मगर मैं अपने दोनों भाइयों से सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कुछ वक्त के लिए तुम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को सही मानकर चलो। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत निकला तो मैं तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू को सही मान लूंगी। क्यों, अच्छा है ना आइडिया? रिया की बात अभी भी आर्यन और एलेक्जेंडर समझ नहीं पा रहे थे। दोनों भाइयों के चेहरे पर परेशानी देखते हुए रिया को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात दोनों भाइयों को कैसे समझाए। रिया ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मगर आर्यन और एलेक्जेंडर उसकी बात का मतलब समझ नहीं पा रहे थे। रिया ने अपनी बात समझाने के लिए मिट्ठू का उदाहरण तक दे दिया था, पर दोनों भाई अब भी कंफ्यूज नजर आ रहे थे। अब थोड़ी सी रिया झल्ला गई थी। रिया को जब कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो चुपचाप सामने पहाड़ की ओर देखने लगी। इस वक्त सामने खड़ा पहाड़ बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, मौसम काफी सुहावना हो गया था। तभी आर्यन ने रिया से कहा, रिया तुम चुप क्यों हो गई? बताओ, तुम कुछ बता रही थी। अपने भाई की बात सुन रिया ने अपनी कमर पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, तुम दोनों मेरी बात समझना ही नहीं चाहते तो मैं क्या करूं? मुझे लग रहा है कि तुम दोनों जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। क्यों, सही कहा न मैंने? रिया की बात जैसे ही खत्म हुई, एलेक्जेंडर ने तपाक से कहा,
नहीं रिया, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे और आर्यन को गलत समझ रही हो। हमें सच में तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है। इतना कहने के बाद अलेक्जेंडर ने अपनी बात रखते हुए आगे कहा, तुमने अभी अभी कहा कि हम तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर देखें, राइट? तो बताओ कैसे? अलेक्जेंडर इतना कहकर चुप हो गया। उसके इतना कहते ही रिया को अब लगा कि उसके दोनों भाई सही थे। रिया ने अपने दोनों भाइयों को समझाते हुए कहा, देखो, मुझे लगता है जरूर उस गुलेरिया हाउस में कोई न कोई ऐसा राज छुपा है, कोई न कोई ऐसी बात छुपी है जो उस दिन हुए हादसे से जुड़ी है। चलो एक बार के लिए मान लेते हैं कि मेरी बात सही नहीं है, मगर तुम लोग ये सोचो, हम लोग जब पहली बार गुलेरिया हाउस में गए थे तब हमने देखा था कि पूरा का पूरा गुलेरिया हाउस खंडहर बन चुका था, मगर सिर्फ पहले फ्लोर के सिर्फ एक रूम में हमें सब कुछ वैसा ही नजर आया जैसे आम रूम्स में दिखाई देता है। अब तुम दोनों ही सोचो, जहाँ पर पूरा का पूरा गुलेरिया हाउस एक खंडहर बन गया था, उस खंडहर जैसे घर के सिर्फ एक ही रूम इतनी अच्छी तरह से सजाया हुआ कैसे हो सकता है? इतना कहने के बाद रिया ने कुछ सोचकर कहा, मुझे पता है कि वो उस पुराने खंडहर जैसा दिखने वाला गुलेरिया हाउस में जरूर कोई रहता है, और वहाँ जो कोई भी रहता है वो मम्मा का दुश्मन नहीं है। वो मम्मा को कोई मैसेज देने आया है और उसकी शक्ल हूबहू मम्मा से मिलती जुलती है। अगर वो मम्मा नहीं है, नानी माँ नहीं है, तो फिर वो कौन है? हाँ बताओ, क्या तुमने कभी इस तरह से सोचकर देखा है? देखो, अगर तुम लोग इस तरह से सोचकर देखोगे तो तुम्हें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही लगेगा। रिया की बातें सुनकर अलेक्जेंडर और आर्यन भी काफी ज्यादा सीरियस होने लगे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें रिया की इन बातों को मानना भी चाहिए या नहीं। उनका दिल और दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में सोचने लगा था। जहां एक तरफ उनका दिमाग कह रहा था कि जो रिया जो कुछ भी कह रही थी वो सब कुछ गलत था, ऐसा नहीं हो सकता था कि अनिका जैसी एक और औरत इस तरह छुपते छुपाते हुए उस खंडहर जैसे गुलेरिया हाउस में रहती थी। और दूसरी ओर उनका दिमाग पहले भी उस खंडहर जैसे देखने वाले बंगले को देख चुका था, और वो ये भी देख चुका था कि किस तरह चारों ओर मलबे से दबे हुए घर में सिर्फ एक ही कमरा बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता था, जैसे कि उस कमरे में कोई रहता है। जब रिया ने देखा कि अब उसके दोनों भाई उसकी बातों से कुछ सीरियस होने लगे थे और रिया की बातें सुनने लगे थे, उसके बाद अलेक्जेंडर और आर्यन काफी गहरी सोच में पड़ गए थे। तो रिया ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम तीनों एक बार वहाँ चलकर देखें कि वहाँ पर क्या है, कौन है वो, और उस खंडहर में ऐसा क्या छिपा है जो बार बार हमें उस खंडहर में ऐसी अजीब बातें दिखाई देती है। रिया की बात सुनकर अलेक्जेंडर चौंक गया। उसका मुंह अब बंद हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी अंदर से रिया की बात एकदम सही लग रही थी। पर अभी भी अलेक्जेंडर का मन शांत नहीं हुआ था। वो अभी भी बेचैन नजर आ रहा था। वहीं उससे उल्टा आर्यन एकदम शांत नजर आ रहा था। आर्यन शांत किस्म का लड़का था जो ठंडे दिमाग से सब सोचना जानता था। इसी बीच अलेक्जेंडर ने हैरानी से रिया से पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो रिया? इतना कहने के साथ ही अलेक्जेंडर एकदम से चुप हो गया। तभी रिया ने अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम तीनों एक बार चलकर उस खंडहर में देखें कि वहाँ पर कौन रहता है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम वहाँ पर पिछली बार गए थे तब मैंने जोर से उस गेट का ताला तोड़ दिया था। हो सकता है कि उस आवाज की वजह से अंदर जो कोई भी रहता था वो पहले ही अलर्ट हो गया हो और हमारे आने से पहले ही वहाँ से भाग गया हो। इतना कहने के बाद रिया ने अपना आगे का प्लान बताते हुए कहा, इस बार अगर हम काफी संभल कर बिना आवाज किए उस खंडहर में जाएं तो हम शायद देख सकते हैं कि फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे में कौन रहता है। जब अलेक्जेंडर और आर्यन ने रिया की ये बात सुनी तो दोनों के होश उड़ गए। कुछ देर मन ही मन सोचने के बाद आर्यन ने रिया की ओर देखकर कहा, मगर हम तीनों अकेले वहाँ कैसे जा सकते हैं? हमें मम्मा या डैड को अपने साथ ले जाना होगा। आर्यन की ये बात सुनते ही रिया ने कहा, देखो, मॉम या डैड को इन सब बातों के लिए परेशान मत करो। ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा परेशान है सनी चाचू को लेकर और उनके साथ जो हुआ है उन सारी बातों को लेकर। और प्लीज, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो दोनों और किसी चीज का टेंशन पालें। जैसे ही रिया ने अपनी बात पूरी की, अलेक्जेंडर ने रिया की ओर देखते हुए कहा,
नहीं रिया, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को इस तरह से रिस्क लेना चाहिए। वहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं हो सकता और हम तीनों अभी बच्चे हैं। जैसे ही अलेक्जेंडर ने ये बात कही, रिया ने उसका पॉइंट पकड़ते हुए कहा, एग्जैक्टली, यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग तो बच्चे हैं। अगर हम बड़ों के साथ वहाँ पर गए तो हो सकता है कि वहाँ अंदर जो कोई भी रह रहा है वो अलर्ट हो जाए। हम लोग बड़ी ही आसानी से उस पुरानी हवेली में घुसकर बिना शोर किए फर्स्ट फ्लोर तक पहुँच सकते हैं। बस आप लोग एक बार मेरा साथ दीजिए। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू गलत हुआ तो फिर मैं मान लूंगी कि तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू सही है। अलेक्जेंडर और आर्यन रिया की इस बात से तो कन्विंस हो गए थे कि रिया ने जिस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू की बात कही थी, कुछ पल के लिए उसका पॉइंट ऑफ व्यू मान लेना कोई बुरी बात नहीं था। दोनों ने मन ही मन ये भी सोचा था कि कम से कम रिया का पॉइंट ऑफ व्यू अगर गलत साबित होता है तो रिया ये मान लेगी कि आर्यन और अलेक्जेंडर का पॉइंट ऑफ व्यू सही था। मगर अपनी बहन रिया की बात सुनने के बाद आर्यन और अलेक्जेंडर के मन में कई सवाल उठ रहे थे, जिनमें से एक सबसे बड़ा सवाल अलेक्जेंडर ने रिया से पूछा, रिया, मगर हम तीनों वहां तक पहुंचेंगे कैसे? जरा सोचो, यहाँ पर बाहर डैड ने कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स लगा कर रखे हैं। किसी की नजरों में आए बिना हमारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अपने भाई अलेक्जेंडर की बात सुनकर रिया ने चुटकी बजाकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे उसकी फिक्र मत करो तुम। लोगों की नजरों से कैसे छुप छुप कर निकलना है ये बात तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अलेक्जेंडर, तुम नहीं जानते कि मैं कई बार आर्यन बनकर पापा के साथ रही हूँ और आर्यन को रिया बनाकर मैंने मम्मा के साथ रखा है। क्यों आर्यन, सही कहा न मैंने? आर्यन अच्छी तरह से जानता था कि उसकी बहन इन सारे मामलों में आर्यन और अलेक्जेंडर से बहुत आगे थी और आर्यन ने रिया की ये सारी चालाकी और शरारतें अपनी आंखों से देखी थी। इसलिए अलेक्जेंडर की ओर देखते हुए आर्यन ने सिर्फ हाँ में अपना सर हिला दिया। अलेक्जेंडर ने मन ही मन कुछ सोचने के बाद रिया की ओर देखकर कहा, ठीक है, तुम दोनों का बड़ा भाई होने के नाते इस मिशन पर जो कुछ भी होगा उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है। अलेक्जेंडर की बात सुनते ही रिया ने अपना एक हाथ अपने माथे पर मार दिया और अलेक्जेंडर की ओर देखकर कहा, अरे यार, तुम हमसे हार्डली 3-4 मिनट बड़े हो, उससे क्या बड़ा भाई करते रहते हो। रिया की बात सुनते ही अलेक्जेंडर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए रिया से कहा, देखो, बात चाहे मिनट की हो, सेकेंड की हो, दिन की हो या साल की हो, मैं तुम दोनों का बड़ा भाई हूँ और उस नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम दोनों की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करूँ। अब अगर मिशन पर जाना है तो तुम दोनों को मेरे ऑर्डर्स मानने होंगे। रिया तो सिर्फ इतनी सी बात से खुश थी कि उसके दोनों भाई उसके मिशन के लिए राजी हो गए थे। रिया के चेहरे पर काफी वक्त बाद बड़ी सी मुस्कान लौट आई थी। रिया ने दोनों भाइयों की ओर देखते हुए अपने दोनों हाथ कमर पर रख दिए और कहा, ये हम तीनों का कंबाइंड मिशन होगा और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मिशन पूरा होने के बाद हम एक दूसरे की नजरों के साथ साथ मम्मा और डैड की नजरों में भी काफी ऊपर हो जाएंगे। बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा कि उस पुरानी हवेली में कौन छिपा बैठा है। कौन है वो जो मम्मा जैसा दिखती है, वो मम्मा की दोस्त है या दुश्मन, इन सारी बातों का राज हम जरूर खोल कर रहेंगे। रिया की बातें सुनने के बाद आर्यन और अलेक्जेंडर के चेहरे पर डर, एक्साइटमेंट और कंफ्यूजन एक साथ नजर आ रहे थे। वो नहीं जानते थे कि उसकी बहन क्या करने वाली थी, मगर वो इतना जरूर जानते थे कि इस मिशन पर उन्हें अपनी बहन के साथ खड़े होना होगा। मनाली शहर में एक इलाके में अचानक एक अंधेरे कमरे की खिड़की खुली और उस खिड़की से दूर एक घर के बरामदे में बैठी मायूस शर्मिला को कोई एक दूरबीन से देख रहा था। जो आदमी शर्मिला को दूरबीन से देख रहा था वो माधव सिंह था। शर्मिला को इस तरह मायूस देखकर दूरबीन से देख रहे माधव सिंह के चेहरे पर मुस्कान आ गई। माधव सिंह ने दूसरे हाथ में फोन पकड़ रखा था। अपने होठों के बीच दबाई हुई सिगरेट का कस लेते हुए माधव सिंह ने फोन पर कहा, मेरे ख्याल से ये सही वक्त है। लड़की बुरी तरह से टूट चुकी है। इस वक्त आप उससे जो भी काम करवाना चाहोगी वो जरूर मान लेगी। फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद माधव सिंह कुछ देर तक दूरबीन पर अपने कमरे के बाहर बरामदे में बैठी शर्मिला को देखता रहा। दूरबीन से माधव सिंह अच्छी तरह से देख पा रहा था कि शर्मिला की आंखों में आंसू थे और वो मायूस और उदास अपने बरामदे में बैठी किसी तरह अपने भाई के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। तभी शर्मिला के बगल में पड़ा फोन बजने लगा और शर्मिला का ध्यान अपने फोन पर गया।
जैसे ही शर्मिला ने अपना ध्यान फोन पर डाला, शर्मिला के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे और वहां माधव सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। वहां शर्मिला ने जैसे ही अपने मोबाइल स्क्रीन पर नजर डाली, शर्मिला के चेहरे का रंग उड़ गया। शर्मिला की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे वो फोन कॉल उठाना चाहिए या नहीं। शर्मिला काफी ज्यादा डबल माइंड में थी। शर्मिला के फोन स्क्रीन पर कोई नंबर तो फ्लैश नहीं हो रहा था, मगर शर्मिला अच्छी तरह से जानती थी कि जब भी फोन स्क्रीन पर इस तरह की हरकत होती थी तो कौन उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता था। शर्मिला की दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो फोन उठाकर माँ साहब को क्या जवाब देगी, मगर फोन ना उठाना भी माँ साहब की शान में गुस्ताखी हो सकती थी। इसलिए कांपते हुए हाथों से शर्मिला ने अपने आंखों से आंसू पोंछे और फोन रिसीव किया। फोन रिसीव करते ही शर्मिला के कानों पर माँ साहब की पहाड़ी और सख्त आवाज पड़ी। माँ साहब ने शर्मिला से कहा, मैं जिन लड़कियों को अपने मिशन के लिए चुनती हूँ वो लड़कियाँ अपने आप को काफी किस्मत वाली समझती है। आज तक मैंने जिन जिन लड़कियों को मिशन पर भेजा है वो सारी की सारी लड़कियाँ या तो फतह हासिल करके वापस लौटी है या तो उनकी लाश गुमनामी के अंधेरे में खो गई है। तुम जानती हो तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में क्या कहती है? जैसे ही शर्मिला ने माँ साहब की ये बात सुनी, शर्मिला के चेहरे का रंग बदल गया। शर्मिला ने कई सालों से अपनी माँ से बात तो नहीं की थी, मगर कम से कम शर्मिला यही जानना चाहती थी कि उसकी माँ उसके बारे में क्या बात करती थी। शर्मिला ये जानकर भी खुश हो रही थी कि शर्मिला की माँ उसे याद करती थी। माँ साहब ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी माँ हमेशा कहा करती है कि मेरी बेटी लाखों में एक है और पढ़ाई लिखाई में काफी तेज है। पूरे गांव में सबसे तेज लड़की थी मेरी बेटी। अगर हम लोग किस्मत के मारे नहीं होते और कमजोर नहीं होते तो जरूर हमारी बिटिया दुनिया में कुछ नाम करके दिखाती, डॉक्टर, कलेक्टर या इंजीनियर बनकर दिखाती। जैसे ही शर्मिला ने माँ साहब की ये बात सुनी, शर्मिला फूट फूट कर रोने लगी। शर्मिला के कानों पर माँ साहब की आवाज पड़ती रही। माँ साहब ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए शर्मिला से कहा, जब भी तुम्हारी माँ तुम्हारे बारे में ऐसी सारी बातें करती है, उसकी सारी साथी औरतें भी यही दुआ करती है कि तुम जहाँ कहीं भी रहो अपनी माँ का नाम रोशन करो। तुम जो करो उससे तुम्हारी माँ का नाम रोशन हो। फिर मेरी जिंदगी का सबसे अहम मिशन आया। इस मिशन के लिए मैं अपने गिरोह की सबसे तेज लड़की को चुनना चाहती थी, क्योंकि इस मिशन से न सिर्फ मेरी बल्कि हमारे पूरे के पूरे गिरोह की और पूरे के पूरे समाज की नींव जुड़ी हुई है। अगर ये मिशन कामयाब हो जाता तो इस दुनिया के सैकड़ों लोगों के सर से कमजोरी का ठप्पा हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, वो दोबारा कभी किसी औरत के साथ नहीं होना चाहिए। इतना कहने के बाद माँ साहब ने शर्मिला से कहा, मगर इसके लिए बेहद जरूरी था कि तुम्हारा मिशन को कामयाब करना, क्योंकि हमारे पूरे समाज में जुड़े हुए सबसे इम्पोर्टेंट मिशन पर जाने के लिए मैंने तुम्हें चुना था। मैं चाहती तो किसी और गिरोह की लड़की या औरत को चुन सकती थी। तुम्हारी माँ के कहने पर मैंने तुम्हें बाहरी दुनिया में नाम करने का मौका दिया। तुम्हारी माँ ने हमारी शरणागति लेने के बाद मुझसे यह मिन्नतें की कि मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए घूंघट की आड़ में छिपाकर अपनी जिंदगी, अपने अधिकार और अपने सपनों से दूर न रखूं। मैंने तुम्हारी माँ की बात मान ली। मुझे भी तुम्हारे अंदर एक चिंगारी दिखी थी। तुम बाकी लड़कियों से काफी अलग थी और इसीलिए मैंने तुम्हें बाहर रहने का मौका दिया। अंधेरी दुनिया से दूर सूरज के उजालों का सामना करने की मैंने तुम्हें न सिर्फ हिम्मत दी, मगर हर कदम पर तुम्हारी मदद की। तुम्हें पैसे दिए, तुम्हें हौसला दिया, और ये मत भूलो आज तुम जो कुछ भी हो वो उसी हौसले और पैसों की वजह से हो। लगातार आंसू बहा रही शर्मिला जैसे जैसे माँ साहब की बातें सुनने लगी, उसके चेहरे का रंग बदलता गया। शर्मिला को इस वक्त जितनी अपने भाई की फिक्र हो रही थी, उस फिक्र की वजह से शर्मिला कहीं न कहीं अपने मिशन को भूल गई थी। शर्मिला जब अपनी माँ दमयंती देवी के गिरोह के साथ उस काली हवेली को छोड़कर अपने भाई की इलाज के लिए बाहरी दुनिया की ओर अपने कदम बढ़ाने निकली थी, तब मन ही मन कहीं न कहीं शर्मिला ने भी ये कसम खाई थी कि वो अपने जैसी बाकी पीड़ित औरतों की जिंदगी के लिए जरूर एक दिन कुछ न कुछ कर दिखाएगी। जब माँ साहब ने शर्मिला को जादुई जड़ी बूटी हासिल करने के लिए मिशन के लिए चुना, तब शर्मिला को अपने आप पर गर्व महसूस होने लगा। शर्मिला ये सोचकर खुश हो उठी थी कि वो अपने समाज की औरतों के लिए जरूर कुछ दिखाएगी।
शर्मिला ने मन ही मन ठान लिया था कि जादुई जड़ी बूटी को हासिल करने के बाद वो जरूर एक दिन पूरे समाज से कमजोर औरतों के उत्पीड़न को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगी। जिस तरह गिरोह के बाकी औरतें माँ साहब को अपना भगवान मानती थी, उसी तरह कहीं न कहीं शर्मिला भी माँ साहब की बहुत रिस्पेक्ट करती थी और मिशन के लिए वो अपनी जान भी दे सकती थी। मगर जब सवाल शर्मिला के भाई का आया, तब शर्मिला के हौसले पस्त हो गए। शर्मिला जब मन ही मन ये सब कुछ सोच रही थी, तब माँ साहब ने फोन पर अपनी आवाज ऊंची करते हुए शर्मिला से कहा, वो B16 पावर ड्रग न सिर्फ कमजोर औरतों की जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी, मगर जरा सोचो, B16 पावर ड्रग अगर मेरे हाथ लग गया तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा भाई भी तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हें दौड़ता हुआ नजर आएगा। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, एक एक करके उन सारी बातों का तुम बदला लो, उन जालिमों से जिन्होंने तुम्हारे साथ और तुम्हारी माँ के साथ ये किया है, और एक एक करके उन सारे ताकतवर लोगों के साथ बदला लो जिन्होंने तुम जैसे कई लड़कियों और औरतों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी और कह रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इतना कहने के बाद माँ साहब ने अपनी बात समझाते हुए शर्मिला से कहा, अगर उन्हें रोका नहीं गया तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि फिर मासूम लड़कियों के साथ क्या होगा, और तुम ये भी अच्छी तरह से जानती हो कि ऐसे दरिंदों को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनकी ताकत से अपनी ताकत इतनी बढ़ा दो कि उनकी ताकत हमारी ताकत के सामने छोटी और कमजोर लगने लगे। माँ साहब की बातें शर्मिला की रगों में जुनून बनकर बह रही थी। जब शर्मिला माँ साहब की हवेली से निकली थी, तब उन्हें प्रण लिया था कि वो कमजोर औरतों की भलाई के लिए जरूर एक दिन कुछ न कुछ कर गुजरेगी। और आज B16 पावर ड्रग के बेहद करीब पहुंचने के बाद उसे सपना पूरा होता हुआ नजर आ रहा था, मगर अचानक बाजी पूरी तरह से पलट गई। शर्मिला जानती थी कि उसने कितनी मेहनत की थी अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए, पर एक भूल के कारण उसका ये मिशन अब बदल चुका था। शर्मिला कहीं न कहीं अंदर से ये भी जानती थी कि उसके कारण ही सनी की ऐसी हालत हुई थी कि वो आज हॉस्पिटल में भर्ती था और जिंदगी और मौत से एक जंग लड़ रहा था। शर्मिला को इस बात का बहुत अफसोस था, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। शर्मिला का मन अब थोड़ा थोड़ा भारी होने लगा था। उसने जब देखा कि माँ साहब उसे कॉल कर रही है, तो शर्मिला को लगा कि आज उसे माँ साहब से बहुत जोरों की डांट पड़ेगी, पर शर्मिला के साथ अभी उल्टा हो रहा था। माँ साहब शर्मिला को अलग तरह से समझा रही थी। माँ साहब को ये बात अच्छे से पता थी कि उन्होंने शर्मिला को किस तरह से समझाना था। अगर वो दूसरा रास्ता या दूसरा तरीका अपनाती तो शर्मिला शायद इस तरह नहीं समझती और वो इस तरह से नहीं सोचती जिस तरह से वो अभी सोच रही थी। शर्मिला अब अपने मन में यही सोच रही थी कि वो पहले करे तो क्या करे, अपनी माँ की बात को सच साबित करे या फिर अपने भाई को ढूंढने की फिर से कोशिश करे। माँ साहब ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए फोन पर शर्मिला से कहा, मैंने तुमसे कहा था जब भी तुम मिशन पर रहो तुम अपने शरीर को सिर्फ एक हथियार समझो और बड़ी बड़ी जंग जीतने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी होता है। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? शर्मिला ने डरती हुई आवाज में कहा। इस वक्त शर्मिला के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी, इस कारण से वो अभी माँ साहब की पूरी बात समझ नहीं पा रही थी। तभी माँ साहब ने आगे कहा, अरे उस बेवकूफ से लड़के को तुमने इतनी आसानी से अपने प्यार के जाल में फंसा लिया था। इतने करीब पहुंच गई थी तुम B16 पावर ड्रग के राज को जानने में, फिर क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा कदम उठाने की? अगर उस लड़के ने तुम्हें 4 लोगों के सामने गाली भी दे दी तो क्या तुम्हारे मिशन के लिए थोड़ी सी बेइज्जती भी सहन नहीं कर सकती? तुम्हें अपना अहम बीच में लाने की क्या जरूरत थी? ये सुनते ही शर्मिला का चेहरा हैरानी से भर गया। उसने कहा, पर माँ साहब उसने मुझे। शर्मिला आगे कहती, इतने में माँ साहब ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मैं सब जानती हूँ, तुम ये मत भूलो कि मैं यहाँ तुमसे इतनी दूर बैठी हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सबकी खबर है। और तुमने उस लड़के के साथ क्या किया मैं सब जानती हूँ, और मैं यही कहूँगी कि तुमने उस लड़के के साथ जो कुछ भी किया वो बहुत गलत किया। माँ साहब की ये बात सुनकर शर्मिला हैरान रह गई। शर्मिला की समझ में नहीं आ रहा था कि माँ साहब तक ये बात कैसे पहुँची थी। माँ साहब ये बात कैसे जानती थी कि सनी ने सबके सामने शर्मिला की बेइज्जती की थी। इसका मतलब साफ था कि माँ साहब के लोग उस वक्त वहाँ होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में मौजूद थे। शर्मिला ने जब माँ साहब की बात सुनी तब शर्मिला को लगा कि जरूर माँ साहब को ये सारी बातें रंजीत ने बताई होगी। अटकती हुई और कांपती हुई आवाज में शर्मिला ने माँ साहब से कहा, मुझे माफ कर दीजिए माँ साहब,
मुझे माफ कर दीजिए। शर्मिला के ये कहने के बाद भी माँ साहब ने कुछ नहीं कहा। उनके खामोश देखकर शर्मिला को बहुत दुख हुआ था। उसने फिर से माफी मांगते हुए कहा, माँ साहब प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जैसे ही शर्मिला ने माँ साहब से दोबारा माफी मांगी, माँ साहब ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए शर्मिला से कहा, माफी तो तुम्हें उन सारी औरतों से मांगनी चाहिए जो दिन रात एक करके अंधेरी और काली दुनिया में रहने के बावजूद बाहरी दुनिया के ताकतवर लोगों से लड़ने की तैयारी कर रही है। सालों साल अपने प्राणों की आहुति देने के बाद वो उन सारे ताकतवर दरिंदों के साथ जंग करने के लिए तैयार हुई हैं, जिन लोगों ने उन्हें और उन जैसे कई औरतों की जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। क्या तुम नहीं जानती कि हमारी साथी औरतों ने हमारे गिरोह और हमारे मिशन के लिए अपने प्राण तक की आहुति दे दी है, अपने चेहरे पर एसिड डालकर अपने अस्तित्व को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। जहां एक तरफ हमारे गिरोह में ऐसी ही लड़कियां और औरतें हैं जो हमारे लिए दर्दनाक से दर्दनाक मौत को गले लगाकर शहीद हुई हैं, वहां तुम चंद मामूली गलतियां भी नहीं खा सकती। तुम्हारी वजह से उस लौंडे ने आत्महत्या करने की कोशिश की और आज तो वो अस्पताल में पड़ा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। मुझे उसकी जिंदगी और मौत की परवाह नहीं है। परवाह है तो मुझे सिर्फ B16 पावर ड्रग की, जो किसी भी हालत में तुम्हें हासिल करनी होगी। अगर अपने भाई की जिंदगी वापस चाहती हो तो B16 पावर ड्रग को तुम्हें किसी भी कीमत पर हासिल करनी होगी।